A very good morning to all the students. My name is Professor Ankit, and today in this class we are going to cover chapter 2. The name of the chapter is the Canadian Healthcare System, and definitely we are going to discuss the history of the Canadian healthcare system in this video. So without wasting time, we'll start it. सो फर्स्टली वी विल डिस्कस द ऑब्जेक्टिव्स के अंदर हमारे पास क्या है. सबसे पहले डिस्क्राइब मेडिकेयर एंड हाउ इट हैज़ इवॉल्व्ड. तो मेडिकेयर एक टर्म है जो स्पेसिफिकली कनाडा के अंदर यूज़ की जाती है हिस्ट्री के अंदर, और वो कैसे इवॉल्व हुई. आइडेंटिफाई द फेडरल, प्रोविंशियल एंड टेरिटोरियल रोल्स. ठीक है जी, तो ये तीन तरह के गवर्नमेंटल रोल्स आ गए इन द कैनेडियन हेल्थ केयर सिस्टम. ये भी हम यहाँ पे स्टडी करेंगे. Summarize the principles of the Medicare described in the Canada Health Act. So Canada Health Act के अंदर क्या चीज़ ये कैसे डिस्क्राइब की गई है, ये भी यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे. डिफ्रेंशिएट अमंग प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी हेल्थ केयर डिलीवरीज. क्या क्या चीज़ें इन तीन पार्ट्स के अंदर डिलीवर की जाती हैं, यानी कि प्राइमरी हेल्थ केयर, सेकेंडरी हेल्थ केयर और टर्शरी हेल्थ केयर के अंदर कौन सी सर्विसेज और डिलीवरीज की जाती हैं. Identify how the focus of the Canadian healthcare system is shifting to home care. क्यों home care की ओर शिफ्ट हुए कनाडा के लोग, कनाडा के हेल्थ केयर सिस्टम. What was the need? Explain why health promotions and disease prevention are important functions of the Canadian healthcare system. तो यहाँ पे एंड में हम बात करेंगे हेल्थ प्रमोशन एंड डिजीज प्रिवेंशन, जो कि दो इम्पॉर्टेंट पार्ट हैं. क्यों इनकी ज़रूरत थी, क्या ज़रूरत थी और क्या था ये. Recognize the emerging importance of home care and support workers' role in providing some of these services. तो यहाँ पे दो चीज़ें आ गई, एक तो होम केयर की इम्पोर्टेंस और सपोर्ट वर्कर की क्या ज़रूरत थी, क्या था. तो विल मूव फर्दर. तो यहाँ पे हम देखो सबसे पहले इंट्रोडक्शन में, मोस्ट कैनेडियंस बिलीव दैट द क्वालिटी हेल्थ केयर शुड बी अवेल्ड टू ऑल कैनेडियन सिटीजन्स रिगार्डलेस ऑफ देयर एबिलिटी टू पे फॉर सर्विस. चाहे सर्विस उनके बजट में आती है या फिर उसके लिए वो पे कर सकते हैं, येस और नो, बट इफ़ दे आर द कैनेडियन सिटीजन्स, है ना. तो अगर वो कैनेडियंस हैं, सिटीजन हैं, तो उनको ये सर्विसेज फ्री होनी चाहिए. कैनेडाज नेशनल हेल्थ इंश्योरेंस सिस्टम. तो किसकी बात कर रही है, कनाडा के नेशनल हेल्थ इंश्योरेंस सिस्टम की बात हो रही है, नोन एज मेडिकेयर. ये चीज़ आपने हमेशा याद रखनी है, जहाँ भी हम मेडिकेयर का नाम लेंगे तो वहाँ पे हम रेफर करेंगे कैनेडियन नेशनल हेल्थ इंश्योरेंस सिस्टम को. सो विच इज़ एनवीड थ्रू आउट द वर्ल्ड वॉज डेवलप्ड टू अचीव दिस गोल. अब इस हेल्थ केयर सिस्टम का एक ही गोल है कि हम अपने हर सिटीजन को फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विसेज दें. Medicare uses provincial or territorial taxes and federal taxes to pay for all medically necessary health services for all permanent residents. So जो भी permanent residents हैं या फिर citizens के लिए तो है ही है, उनको ये सभी फैसिलिटीज़ जो दी जाती हैं उनका फाइनेंशियल बैकअप क्या है, वो है प्रोविंशियल और टेरिटोरियल टैक्सेस और साथ ही साथ फेडरल टैक्सेस. जो भी टैक्सेस कैनेडियन लोग पे कर रहे हैं वो टैक्सेस यूज़ होते हैं हेल्थ केयर फैसिलिटी को प्रोवाइड करने के लिए. मूविंग फर्दर, कनाडाज करंट हेल्थ केयर सिस्टम. अब की बात हो रही है कि कनाडा के अंदर अब जो हेल्थ केयर सिस्टम है वो कैसा है. कनाडाज पब्लिकली फंडेड. पब्लिकली फंडेड क्यों है जी, बिकॉज टैक्सेस से ही इसको जो पैसा लिया जाता है, जो फाइनेंशियल सपोर्ट मिलती है. सो कनाडाज पब्लिकली हेल्थ केयर सिस्टम इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज द इंटरलॉकिंग सेट. सो इंटरलॉकिंग सेट मतलब क्योंकि किसी दो या तीन चीज़ों के बीच में ही ये सक्सेसफुली वर्क कर रहा है. इंटरलॉकिंग सेट ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस प्लान्स विद द फेडरल गवर्नमेंट and 10 provincial and 3 territorial governments sharing responsibilities within Canada's health care system. यानी कि ये जो गवर्नमेंट हम यहाँ पे देख रहे हैं तो इनके पास क्या है, ये एक हेल्थ केयर इंश्योरेंस प्लान है जिसकी हेल्प से ये पूरे कनाडा के लोगों को हेल्थ फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं. ठीक है जी. सो द प्रोविंशियल एंड द टेरिटोरियल गवर्नमेंट फंड हेल्थ केयर सर्विसेज विद असिस्टेंस फ्रॉम द फेडरल गवर्नमेंट. अब यहाँ पे टॉप पे है फेडरल गवर्नमेंट. सो फेडरल गवर्नमेंट की से ये लेते हैं थोड़ी सी असिस्टेंस. तो यहाँ पे कौन से आ गए, एक तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट और साथ ही साथ आ गया टेरिटोरियल गवर्नमेंट, यानी कि फेडरल गवर्नमेंट इनको हेल्प करती है और टेरिटोरियल और प्रोविंशियल गवर्नमेंट अपने प्रोविंस के अकॉर्डिंग या फिर अपने टेरिटरी के अकॉर्डिंग टैक्सेस कलेक्ट करके
इस गवर्नमेंट की स्कीम को फंड करते हैं. ओके, टू रिसीव देयर फुल शेयर ऑफ द फेडरल फंडिंग फॉर हेल्थ केयर द प्रोविंशियल एंड टेरिटोरियल मेडिकेयर प्लान्स मस्ट मीट 5 क्राइटेरिया. अब पूरी सपोर्ट लेनी है भाई, ठीक है, इन दोनों ने पूरी सपोर्ट अगर लेनी है तो 5 चीज़ों का इनको ध्यान रखना पड़ेगा. वो 5 चीज़ें क्या हैं आगे जाके डिटेल में भी समझेंगे, बट यहाँ पे अभी हम उनके सिर्फ नेम्स डिस्कस करेंगे. So first is comprehensiveness, second is universality, third is probability, next is accessibility, and last one is the public administration that are provided in the federal government's Canada Health Act. जो Health Act है उसके अंदर ये चीज़ प्रोवाइड की जाती है. Moving further, the principles of Medicare as listed in the Canada Health Act 1984. 1984 के अंदर Canada Health Act आ गया. इसके प्रिंसिपल्स हैं वो कुछ इस प्रकार से हैं, जो अभी हमने 5 नाम पढ़े हैं उनको अब डिटेल से समझेंगे. सबसे पहला है कॉम्प्रिहेंसिवनेस. तो कॉम्प्रिहेंसिवनेस के अंदर क्या है? द इंश्योरेंस प्लान मस्ट पे फॉर ऑल मेडिकली नेसेसरी सर्विस. ऑल मेडिकली नेसेसरी सर्विस. जो भी ये कनाडा हेल्थ एक्ट के अंदर ये इंश्योरेंस प्लान आ रहा है वो हर तरह की जो भी मेडिकल सर्विस है उसको वो पे करे. इन अ हॉस्पिटल ऑल द नेसेसरी ड्रग्स यानी कि दवाइयाँ, सप्लाईज यानी कि फॉर एग्जांपल जैसे वो ग्लव्स हो गए या फिर कोई इंजेक्शंस हो गए, ये सारी चीज़ें आ गई. एंड डायग्नोस्टिक टेस्ट जो कि हमारे बॉडी के ब्लड टेस्ट हो गए, यूरिन टेस्ट हो गए, स्टूल टेस्ट हो गए, वो वाले टेस्ट वो सारे कवर होने चाहिए. A range of necessary service provided outside the hospital are also covered. हॉस्पिटल के बाद यानी कि पोस्ट इलनेस या फिर पोस्ट ट्रीटमेंट सर्विसेज या फिर प्री इलनेस सर्विसेज भी यहाँ पे कुछ कवर हो जाती हैं. तो ये इसका मतलब है कि कॉम्प्रीहेंसिव होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट मिलनी चाहिए लोगों को. इस हेल्थ एक्ट का ये पहला प्रिंसिपल है. Second is universality. Universality, every permanent resident of province or territory is entitled to receive the ensured healthcare services provided by the plan on similar terms and condition. सबकी terms and conditions एकदम से similar होनी चाहिए, कोई भी changes ना हो, universal हो. हर PR या जो citizen है उनको ये चीज़ें मिलनी चाहिए. Third one is portability. People can keep their healthcare coverage even if they are unemployed. ठीक है, दे चेंज जॉब्स. अब ये नहीं कि भाई आपको फैसिलिटी मिल रही है बिकॉज यू आर डूइंग दिस जॉब. अगर एक जॉब को छोड़ के पर्सन दूसरी जॉब के अंदर जा रहा है तो भी वो उसको हेल्थ केयर फैसिलिटी मिलनी चाहिए, चेंज नहीं होनी चाहिए. रीलोकेट बिटवीन द प्रोविंसेस, किसी एक प्रोविंस से दूसरी प्रोविंस या फिर किसी एक टेरिटरी से दूसरी टेरिटरी में अगर पर्सन जा रहा है तो भी ये एप्लीकेबल होगा. और ट्रैवल विद इन कैनेडा और अब्रॉड. तो यहाँ पे देखो ट्रैवल विद इन द कैनेडा, यहाँ तक तो आपको पता लग गया कि सारा कैनेडा के अंदर था ही था. इवन अब्रॉड को भी सपोर्ट करें, मतलब वो पर्सन अगर कैनेडा से बाहर जा रहा है तो वहाँ पे भी उसको हेल्थ केयर फैसिलिटीज मिल जाए बिकॉज दैट पर्सन इज द रेजिडेंट और द सिटीजन ऑफ कैनेडा. However, if they are moving, it is their responsibility to inform their province or territory and to register with their new province or territory during तो इसमें यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया उनकी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बस मूव करने से पहले बताना पड़ेगा कि हम इस प्रोविंस या टेरिटरी से वहाँ पे जा रहे हैं. तो वहाँ पे या पुरानी रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाएगी, नई जगह रजिस्ट्रेशन हो जाएगी, तो सर्विसेज मिलती रहेंगी बट द सर्विसेज विल रिमेन पोर्टेबल. During the transitions they will be covered by their previous jurisdictions health coverage for up to 3 months. तो 3 महीने के लिए वो अपनी जो प्रीवियस jurisdiction है जहाँ से वो जा रहे हैं वहाँ वाले उनको 3 महीने तक का ये सर्विस देंगे. ठीक है, इसके बाद और भी डीप लॉ है बट हम उसमें नहीं जाएंगे, विल कम बैक टू द प्रिंसिपल्स. फोर्थ प्रिंसिपल है accessibility. People can receive medically necessary services regardless of their income, age, health status, gender और geographical location. इन चीज़ों के बावजूद भी उनको सेम सर्विसेज मिल जानी चाहिए. एडिशनल चार्जेस यानी कि प्राइवेटाइजेशन, अगर किसी प्राइवेट क्लिनिक के अंदर वो अपना चेकअप या फिर इलाज करवाते हैं, फॉर पब्लिकली इंश्योर्ड सर्विसेज आर नॉट परमिटेड. तो यहाँ पे उनकी परमिशन नहीं है अवेलेबल. अब हमारे पास आ गया लास्ट प्रिंसिपल, दैट इज पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन.
The insurance plan must be run by a public organization on a non-profit basis, यानी भी इसमें किसी भी तरह का प्रॉफिट नहीं रखना चाहिए, क्योंकि ये लोगों के लिए एक अच्छी सर्विस है, गवर्नमेंट की सर्विस है, फ्री हेल्थ सर्विस है. The public organization must be accountable to the citizens and the government of the province or टेरिटरी. अब जो भी यहाँ पे पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन होगी उसको अपनी सारी रिपोर्टिंग देनी पड़ेगी, किसको? टू द गवर्नमेंट एंड टू द प्रोविंस और द टेरिटरी, बिकॉज प्रोविंशियल गवर्नमेंट या फिर टेरिटोरियल गवर्नमेंट ने ही सर्विसेज प्रोवाइड करनी है, टेकिंग फ्रॉम द फेडरल गवर्नमेंट से वहाँ से उन्होंने सारी ग्रांट वगैरह लेनी है. तो ये सारे 5 मेन इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स आ गए हैं मेडिकेयर के कनाडा हेल्थ एक्ट के अकॉर्डिंग, जो कि 1984 में बन गया था. तो जैसे अब तक हमने सारी बात की हुई है हिस्ट्री के बारे में, तो हिस्ट्री के अकॉर्डिंग जब हम कनाडा की बात करते हैं स्पेशली, तो वहाँ पे ना एक इम्पॉर्टेंट टर्म आ जाती है, इंडिजीनियस पीपल ऑफ कनाडा. इस चीज़ को डिस्कस करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. तो आगे बढ़ने से पहले हम थोड़ा सा इसको देख लेते हैं एक स्लाइड के अंदर. इंडिजीनियस पीपल इन कनाडा, ऑल्सो नॉन एज एब ओरिजिनल्स, are the indigenous people within the boundaries of Canada. They comprise the First Nations, Inuit, Métis, and represent roughly 5% of the total Canadian population. These are over 600 recognized First Nations government or bands with distinctive cultures, languages, art and music. यानी कि कुछ ऐसे लोग हैं जो बहुत साल पुराने, जो कि हम बोलते हैं कनाडा के नेटिव्स हैं, वो लोग 5% हैं, और इनके अंदर ना 600 टोटल डिफरेंट तरह के लोग आ जाते हैं. और कुछ एग्जांपल्स हमारे पास यहाँ है, जैसे कि इनुइट हो गए, मेटिस हो गए, 5 नेशंस हो गए, एल्गोनक्विन हो गए, नकोडा पीपल हो गए, क्री, डीनी, लेटन फर्स्ट नेशंस, है ना. तो यहाँ पे जैसे आप ये देख सकते हो, तो ये आपके पास इनुइट पीपल की एग्जांपल है, ये आपके पास फर्स्ट नेशंस 5 नेशंस की एग्जांपल है, और ये वाले आपके पास हो गए मेटिस पीपल. तो ऐसे कुछ लोग थे जो जिनको आदिवासी लोग बोलते हैं, वो स्पेशली कनाडा के बैक हिस्ट्री के अंदर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. तो उनके लिए भी हेल्थ केयर कुछ आई और कुछ प्रॉब्लम्स थी, उनको रिजॉल्व किया, वो सारा हम देखते हैं आगे कैसे आ रहा है. सो मूविंग फर्दर, इंडिजीनियस हेल्थ. तो जब हम हेल्थ केयर की बात कर रहे हैं, तो अब हम इंडिजीनियस हेल्थ की भी बात करेंगे. द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर इंडिजीनियस पीपल्स हेल्थ सर्विसेज इज शेयर्ड बाय फेडरल, प्रोविंशियल एंड टेरिटोरियल गवर्नमेंट्स एंड द इंडिजीनियस ऑर्गेनाइजेशंस. यानी कि जो नेटिव्स हैं, जो पुराने लोग हैं, उन लोगों की हेल्थ की जिम्मेदारी भी लेना कनाडा के लिए इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज वो अपने नेटिव से स्टार्ट करेगा, फिर परमानेंट रेजिडेंट्स, कैनेडियंस, इन सिटीजन, सबको कवर करना उन्होंने. तो फेडरल, प्रोविंशियल, टेरिटोरियल गवर्नमेंट भी हेल्प करती हैं, और इंडिजीनियस ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो भी अपनी इंडिजीनियस कम्युनिटी को हेल्थ केयर सर्विस प्रोवाइड करते हैं. हाउएवर, गैप्स स्टिल रिमेन इन द ओवरऑल हेल्थ स्टेटस ऑफ द इंडिजीनियस पीपल कंपेयर्ड विद दैट ऑफ द अदर कैनेडियंस. बाकी कैनेडियंस के मुकाबले यहाँ पे अभी भी गैप है. फॉर एग्जाम्पल, अकरेंस ऑफ सुसाइड, इंजरी एंड डायबिटीज is higher among the First Nations, Métis and Inuit people than the Canadian average. क्योंकि वो लोग ऐसे रीजन में, ऐसे एनवायरनमेंट में, ऐसी जगहों पे रहते हैं जहाँ पे उनको हेल्थ केयर नहीं मिल रही, बट है तो वो नेटिव्स, उनको भी हेल्थ केयर देनी बहुत इंपॉर्टेंट है. While public health services are generally delivered at the provincial, territorial and municipal levels, the Federal Public Health Agency of the Canada act as a focal point for disease prevention and control and for emergency response to outbreaks of infectious diseases. अब ये सारी चीज़ें भी मतलब पब्लिक हेल्थ सर्विसेज के अंदर आती हैं, पर वो सर्विसेज कहाँ देते हैं, है ना. प्रोविंशियल लेवल पे देते हैं, टेरिटोरियल लेवल पे देते हैं, म्यूनसिपल लेवल पे दे देते हैं. एंड फेडरल पब्लिक हेल्थ एजेंसी क्या करती है, वो कनाडा का फोकल पॉइंट बन जाती है. किसके लिए? डिजीज़ प्रिवेंशन के लिए या फिर अदर सर्विसेज के लिए. तो ये एक मेन कॉन्सेप्ट आ जाता है कि इंडिजीनियस हेल्थ के अंदर क्या हो रहा है, क्या करंट सिचुएशन है, और क्यों उनको सर्विसेज कुछ नहीं मिलती. फर्दर, द एवोल्यूशन ऑफ द कैनेडाज हेल्थ केयर सिस्टम. धीरे धीरे यहाँ पे कुछ इंप्रूवमेंट्स होने लगी, और ये सारी चीज़ें इंप्रूव होके कनाडा के हेल्थ केयर सिस्टम के अंदर आने लगी. इन द फर्स्ट पार्ट ऑफ द 20th सेंचुरी. अब 20th सेंचुरी के फर्स्ट पार्ट के अंदर क्या हुआ, इंडिविजुअल्स इन द कैनेडा वर एक्सपेक्टेड टू पे द एंटायर अमाउंट ऑफ द डॉक्टर्स बिल एंड हॉस्पिटल फी.
कनाडा के लोगों अगर बीमार हो गए तो वो सोचा जाता था कि भाई सारी डॉक्टर की फीस और हॉस्पिटल के बिल इंक्लूडिंग सप्लाईज या जो भी यूजेबल मेडिकेशन सब कुछ उसको पे करना पड़ेगा. ऑफन देयर वर नो सेट फीस फॉर सर्विसेज. फिक्स्ड फीसेस नहीं थी, यहाँ पे बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी. दैट इज फॉर द सेम ट्रीटमेंट अ फिजिशियन कुड चार्ज वन पेशेंट अ सर्टेन अमाउंट एंड अदर पेशेंट एन एंटायरली डिफरेंट फी. अब फॉर एग्जांपल किसी को मलेरिया हो गया, अब डॉक्टर उसके कुछ पेमेंट चार्ज कर सकता है, और या फिर सेम पर्सन जिसको सेम प्रॉब्लम है उसको कुछ और फीस भी चार्ज कर सकता था. ये प्रॉब्लम थी पहले. डिपेंडिंग ऑन द फिजिशियंस थॉट द पेशेंट कुड अफोर्ड टू पे. वो डॉक्टर देखता था कि ये इतने पैसे दे सकता है तो चलो इसको इतने चार्ज कर दें. बट कहीं ना कहीं ये चीज़ रॉन्ग थी. Those who could not afford to pay sometimes had to assess charity through community agencies. तो उनको चैरिटी के लिए भी हाथ फैलाना पड़ता था, बिकॉज वो उतना पे नहीं कर सकते. सच एज द विक्टोरियन ऑर्डर ऑफ नर्सेज, द रेड क्रॉस एंड द लोकल चर्चेज. तो इन लोगों, वो जो लोग थे वो इनके पास जाते थे, भाई हमें थोड़ा सा पैसा दे दो, हम अफोर्ड नहीं कर सकते एंड हमें हेल्थ सर्विसेज चाहिए. एंड सम पीपल जस्ट वेंट विदाउट हेल्थ केयर ऑल टुगेदर. अब ये सबसे ज़्यादा बुरी बात होती कि कुछ लोगों को तो हेल्थ केयर फैसिलिटी मिलती ही नहीं थी. तो अब हम बात करेंगे ग्रेट डिप्रेशन की. सो ये क्या हुआ, जब ऐसी बातें होती गई तो धीरे धीरे देश चलता गया. चलो किसी को हेल्थ केयर मिल गई, किसी को नहीं मिली. बट 1930s के अंदर एक ग्रेट डिप्रेशन आया, उसमें कुछ ज़्यादा ही गड़बड़ कर दी. अब देखो वो क्या है. The Great Depression of 1930s had dramatic effect on Canada's healthcare system. Healthcare system को बहुत ज़्यादा disrupt कर दिया. Problems पहले ही थी और ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई. Families struggled to feed, clothe and house their members and could not possibly pay their medical bills. अब रोटी कपड़ा मकान ही इतना मुश्किल हो गया कि हाउस और हॉस्पिटल बिल्स या फिर मेडिकल एड के लिए तो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगी. A serious illness or stay in hospital caused financial disaster. कोई पर्सन बीमार हो गया, उसको सीरियस इलनेस हो गई या फिर हॉस्पिटलाइजेशन करनी पड़ गई, तो उनके लिए फैमिली डिजास्टर हो जाता था, बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती थी फॉर मैनी. द कॉस्ट ऑफ केयर प्रिवेंटेड अदर्स फ्रॉम इवन सीकिंग मेडिकल ट्रीटमेंट. तो कुछ लोग इतने डर के, भाई इतना खर्चा, इससे तो बेटर हम लेंगे ही नहीं फैसिलिटी हेल्थ केयर की. सो दोज हु हैड इलनेस एंड डिसेबिलिटीज वुड इंस्टेड डिपेंड ऑन द फैमिली मेम्बर्स एंड नेबर्स टू प्रोवाइड केयर. अब लोग डिपेंडेंट हो गए फैमिली मेम्बर्स पे, भाई खुद तो नहीं करवा सकते इलाज, जो कोई अर्न कर रहा थोड़ा बहुत उसी पे डिपेंडेंस है. कुछ लोगों की वो भी प्रॉब्लम थी कि वो उनके पास अर्निंग पीपल नहीं थी, वो पड़ोसियों से हेल्प लेने लग गई. These hardships inspired Canadians to create a prepaid medical and hospitalization insurance plan. तो ऐसे हालात हुए ग्रेट डिप्रेशन के टाइम में, तो लोगों ने सोचा भाई अगर दोबारा कभी ऐसी प्रॉब्लम आ गई तो हम तो मर जाएंगे, इसलिए एक इंश्योरेंस प्लान बनाना चाहिए. तो हॉस्पिटलाइजेशन या फिर मेडिकल केयर के लिए, तो वहाँ से हेल्थ जो कैनेडियन हेल्थ सिस्टम है वो इम्प्रूव होने लग गया. सो वहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पर्सन है, ये है टॉमी डोगलास. तो इनकी जो कंट्रीब्यूशन है हेल्थ के रिगार्डेड कनाडा के अंदर हिस्ट्री में, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है. अब इन्होंने किया क्या, ध्यान से देखिए, इस पर्सन के बारे में काफ़ी बार पूछा जाता है. सो इन 1947 Premier Tommy Douglas, Saskatchewan became the first province to introduce a public insurance प्लान. तो यहाँ इन्होंने एक पब्लिक हेल्थ इंश्योरेंस प्लान इंट्रोड्यूस किया सस्कैचुअन में पहली बार, जिसमें जो सर्विसेज थी हॉस्पिटल की वो कवर हो जाती थी कि भाई किसी को अगर दिक्कत आ गई हेल्थ इंश्योरेंस वो क्लेम कर सकता है एंड उसको सभी चीज़ें मिल जाएंगी, कोई फाइनेंशियल बर्डन नहीं रहेगा. थॉमस क्लीमेंट डॉगलास जो कि 1904 में पैदा हुआ है और 1986 में एक्सपायर हो गए, इनको रिकॉग्नाइज किया सस्कैचुअन पोस्ट वॉर एम्प्लॉयमेंट सोशल एंड पब्लिक हेल्थ पॉलिसीज़ के लिए. इन्होंने कुछ ऐसी पॉलिसीज़ बनाई जो एक तो एम्प्लॉयमेंट के अंदर, पोस्ट वॉर एम्प्लॉयमेंट, लड़ाई लगने के बाद लोगों को एम्प्लॉयमेंट देनी है, सोशल और पब्लिक हेल्थ पॉलिसीज़ के लिए इन्होंने बहुत अच्छी पॉलिसीज़ बनाई. डॉगलास रिफॉर्म्स बिकेम हिज लेगेसी एज दे फॉर्म द बेसिस ऑफ द कैनेडा सोशल एंड हेल्थ केयर पॉलिसीज़ विच कंटिन्यूज टू एग्जिस्ट टुडे. आज भी ये पॉलिसीज़ एप्लीकेबल हैं. For example, Canada's health minister 1944 to 48, he took the first step towards what we call now Medicare. आज का Medicare जो कनाडा हेल्थ के अंदर है
वो किसने दिया था? वो दिया था थॉमस क्लीमेंट डॉगलास ने, जब ये कनाडा के हेल्थ मिनिस्टर बने थे 1944 से लेके 1948 तक, यानी कि 4 साल की सर्विस के अंदर इन्होंने कुछ ऐसे काम किए, कुछ ऐसी पॉलिसीज बनाई जिससे लोगों को बहुत फायदा हुआ और आज भी हो रहा है। तो किन क्या क्या मेन काम किए इन्होंने? एस्टेब्लिशिंग अ मिनिमम वेज एंड इंश्योरिंग अ मैक्सिमम 44 आवर वर्क वीक। तो मिनिमम वेज तय कर दी कि भाई हेल्थ के अंदर जो काम करेंगे उनकी मिनिमम वेज इतनी हो जाएगी, 44 आवर का उनको वर्क वीक मिलेगा, 2 वीक वेकेशन लीव मिलेगी, पेड वेकेशन लीव, जिसमें वो एंजॉय कर सकते हैं, पैसे उनको मिलते रहेंगे। राइट्स सम वर्कर टेक फॉर द ग्रांटेड टुडे, तो है ना, जो चीज़ आज तक भी एप्लीकेबल है। ओवरसीइंग इंक्रीजेज इन ओल्ड एज पेंशंस एंड मदर्स अलाउंस, तो यहाँ पे भी बेनिफिट लोगों को दिया। लेजिस्लेटिंग दैट मेडिकल एंड हॉस्पिटल बेनिफिट्स बी गिवन टू वेलफेयर रेसिपिएंट्स एट नो आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट टू देम एट द टाइम ऑफ द केयर। जब बीमारी है उनको, है जब उनको ज़रूरत है तब उनसे कोई पैसे नहीं लेने, लेटर ऑन टैक्सेस की फॉर्म में वो धीरे धीरे कटता रहेगा। ठीक है, सो अब बात होती है द फेडरल रोल इन द हेल्थ केयर। हेल्थ केयर के अंदर फेडरल गवर्नमेंट का क्या इंपॉर्टेंट रोल था, उन्होंने क्या किया वहाँ पे? एडमिनिस्ट्रिंग द कैनेडा हेल्थ एक्ट एंड प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल फंडिंग। तो जब हमने यहाँ पे लिखा था ना पहले फेडरल गवर्नमेंट, तो फेडरल गवर्नमेंट का क्या रोल था? वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रहे हैं एंड साथ ही साथ टेरिटोरियल गवर्नमेंट को भी सपोर्ट कर रहे हैं। किस तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं? वो फाइनेंशियल असिस्टेंस देते हैं, ठीक है जी, पैसा देते हैं वो। प्रोवाइडिंग डायरेक्ट डिलीवरी ऑफ हेल्थ केयर सर्विसेज टू स्पेसिफिक ग्रुप्स, कुछ लोगों के ग्रुप को, जैसे कि फर्स्ट नेशंस पीपल को दिया, ठीक है जी, लिविंग ऑन रिजर्व्स, जो रिजर्व इलाकों में रह रहे थे, साथ ही इनुइट पीपल थे, तो ये सारे एबोरिजिनल्स को सपोर्ट किया। सर्विंग मेंबर्स ऑफ द कैनेडियन फोर्सेस, तो यहाँ पे आर्म्ड फोर्सेस को हेल्प किया। रॉयल कैनेडियन माउंटेड पुलिस, रॉयल कैनेडियन पुलिस को भी इन्होंने सपोर्ट किया। एलिजिबल वेटरन्स को सपोर्ट किया। इनमेट्स ऑफ फेडरल पेनिटेंशियरीज, ठीक है, तो इनको भी यहाँ पे हेल्प कर दिया, इनमेट्स को, यानी कि जो कि कैदी थे वहाँ पे। डेवलपिंग एंड कैरिंग आउट गवर्नमेंट पॉलिसी एंड प्रोग्राम्स दैट प्रमोट हेल्थ एंड प्रिवेंट डिजीजेस, वहाँ पे भी इनको सपोर्ट किया। फॉर एग्जाम्पल अब यहाँ पे देखो, द फेडरल गवर्नमेंट अप्रूव्स ड्रग्स, कुछ दवाइयाँ, असेसेस हेल्थ रिस्क, कोई हेल्थ रिस्क जो हैं वहाँ पे उनको हेल्प प्रोवाइड की जाती है। पोस्ड बाय एनवायरमेंटल हजार्ड, मान लीजिए कहाँ पे कोई पानी दूषित हो गया, उस पानी की वजह से कुछ बीमारियाँ हो रही हैं, तो वहाँ पे वो असिस्टेंस पे करते हैं। एंड प्रोवाइड्स फंड्स टू सपोर्ट पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम, कोई भी पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम है, जैसे कि प्री नेटल हेल्थ एडुकेशन हो गई, जो है एडुकेशन है छोटा बच्चा पैदा होने से पहले, उनको भी फंडिंग करने में हेल्प करती थी फेडरल गवर्नमेंट। ट्रांसफरिंग टैक्स मनी टू द प्रोविंसेस, अब जो टैक्स मनी था फेडरल गवर्नमेंट ने इकट्ठा किया वो सभी प्रोविंसेस को देने लग गए ताकि वो अपनी हेल्थ सर्विसेज को फंड कर सकें। एंड टेरिटरीज टू शेयर द कॉस्ट ऑफ मेडिकली नेसेसरी हेल्थ केयर सर्विसेज, जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और नेसेसरी हेल्थ केयर सर्विसेज हैं उनको सपोर्ट करने के लिए वो यहाँ पे सभी फंड्स ट्रांसफ़र करने का काम करते थे। प्रोहिबिटिंग सर्विस प्रोवाइडर्स सच एज फिजिशियंस फ्रॉम बिलिंग क्लाइंट्स एक्स्ट्रा चार्जेस, जो कोई डॉक्टर्स फिजिशियंस हैं वो अगर क्लाइंट के साथ डायरेक्टली डील करते हैं तो कहीं उनको ज़्यादा चार्ज ना कर लें, ओवर चार्ज ना कर लें, इसलिए वहाँ पे उनको ये चीज़ कंट्रोल करने में भी हेल्प करती थी फेडरल गवर्नमेंट। यूज़र फीस, या फिर इंश्योरिंग देम ऑल द प्रोविंसेस एंड टेरिटरी प्रोवाइड द सेम क्वालिटी एंड टाइप ऑफ केयर, कि हर प्रोविंस के अंदर हर डॉक्टर सिमिलर टाइप ऑफ सर्विसेज और हेल्थ केयर प्रोवाइड करें, ये भी इंश्योर करना फेडरल गवर्नमेंट का काम था। तो ये इंपॉर्टेंट रोल थे फेडरल गवर्नमेंट के हेल्थ केयर के अंदर। तो इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है इंडिजीनियस हेल्थ केयर प्रैक्टिसेस एंड यूनिवर्सल हेल्थ केयर अ कॉल टू एक्शन। तो इसके अंदर देखते हैं डिटेल में क्या क्या चीज़ें आ रही हैं। द कैनेडियन गवर्नमेंट हैज़ रिकॉग्नाइज्ड दैट देयर हैव बीन न्यूमरस चैलेंजेस टू डिलीवरिंग हेल्थ केयर टू इंडिजीनियस पीपल अक्रॉस कैनेडा। अब उन्होंने देख लिया कि इंडिजीनियस पीपल हैं उनको हेल्थ केयर सर्विसेज देने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही हैं। चैलेंजेस सच एज ज्योग्राफी की, क्योंकि अलग ऐसी लोकेशंस पे रहते हैं जहाँ पे इजीली रास्ता भी नहीं है जाने के लिए। लैक ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, उनको ऑर्गेनाइज नहीं किया जा सकता, वो अलग अलग एरिया में रहते हैं, कोई हेड नहीं है। लैंग्वेज प्रॉब्लम्स, कल्चर बैरियर्स,
उनको अपना कल्चर या फिर लैंग्वेज में कन्वे करना भी डिफ़िकल्ट है। एंड सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, उनका स्टेटस भी बहुत डिफरेंट है एज़ कम्पेयर टू द पीपल दोज हु लिव इन इवन रूरल और इवन द अर्बन एरियाज। सो ये सब चीज़ों के कारण क्या हुआ, दे हैव रिजल्टेड इन यूनिवर्सल हेल्थ केयर एक्सेस ओनली स्लोली बिकमिंग अवेलेबल टू द इंडिजीनियस पीपल। तो इन चीज़ों के कारण जो हेल्थ केयर एक्सेस है वो बहुत ही स्लोली मिला है इंडिजीनियस पीपल को। However, when healthcare has been made available, indigenous health practices have usually been overlooked. अब कहते हैं कि भाई जिन्होंने बड़ी मुश्किल के साथ गवर्नमेंट ने हेल्थ केयर सर्विसेज अवेल करवा दी, पर उन्होंने कौन सी सर्विसेज करवाई अवेल, जो उनके पास थी, जो वो यूज़ करते थे, जिसमें वो बिलीव करते थे। अब यहाँ पे क्या था, जो हेल्थ केयर प्रैक्टिसेस इंडिजीनियस लोग यूज़ करते थे उनको ओवरलुक कर दिया, उनको बोल दिया भाई आपका तरीका तो ठीक नहीं है, इस तरीके से आप ठीक नहीं हो पाओगे या फिर बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा आपको ठीक होने में। तो उन चीज़ों को ओवरलुक कर दिया, उन्होंने अपने तरीके दे दिए उनको। तो यहाँ पे क्या हुआ, स्पेशली फॉर द प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ द क्रॉनिक कंडीशन एंड प्रमोशन ऑफ द हेल्थ केयर वेलनेस। तो इन चीज़ों के लिए यानी कि हेल्थ केयर और वेलनेस के लिए या फिर क्रॉनिक कंडीशंस को प्रिवेंट करने के लिए यहाँ पे उन्होंने बोला, गवर्नमेंट ने बोला कि भाई आपके जो हेल्थ केयर तरीके हैं, हेल्थ केयर प्रैक्टिसेस हैं, उनको हम नहीं एनकरेज करेंगे। तो ये एक यहाँ पे नेगेटिव पॉइंट हो गया। दिस रिफ्यूज़ल टू एक्सेप्ट द ट्रेडिशनल हेल्थ प्रैक्टिसेस एज बीइंग लेजिटिमेट इज़ द सिम्टम ऑफ बिगर प्रॉब्लम। अब यहाँ पे एक और बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो गई कि भाई उनके तरीके, उनको हेल्थ केयर तो देना एंड बट उनको उनके तरीके के अकॉर्डिंग नहीं दे रहे। That has happened across the Canada. तो ये प्रॉब्लम होगी। There are generations of indigenous people who have suffered physically and mentally. अब कुछ लोग ऐसे भी थे indigenous people में जो mentally और physically suffer किए as a result of historical policy of separating children from their families and schooling them in the live-in facilities. तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं रेजिडेंशियल स्कूल्स की। कनाडा की हिस्ट्री के अंदर कुछ ऐसे लोग थे जिन पर कुछ अत्याचार हुए, उनको अपने कबीलों से, बच्चों को ले लिया कबीलों से और उनको अलग जगह ले गए, वहाँ पे रेजिडेंशियल स्कूल में उनको पढ़ाते थे। बहुत प्रॉब्लम्स थी, अब्यूज़ भी होता था, बट क्या था, एक आइडिया था कि सबको अपने कल्चर भूल जाओ, अपने लैंग्वेज भूल जाओ और वी विल कम टुगेदर एज वन पीपल। बट ये चीज़ कुछ ज़्यादा बेनिफिशियल नहीं थी, पर लोगों के मन पर इस चीज़ ने स्पेशली ऑन द माइंड ऑफ नेटिव्स, उनको फिजिकली और मेंटली बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया। तो अब क्या हुआ, These children were forced to forget their indigenous language, beliefs and practices. ये मैं बता ही चुका हूँ। Mainstream Western medical practices are now evolving to include forms of medicinal health philosophies and treatments that were once considered to be alternative. तो उनके जो methods थे उनको alternative methods में डाल दिया for treating, जो indigenous लोगों के थे। Mainstream में अपने method रख लिए, उनको alternative method में रख दिया। Indigenous health and wellness is based on the holistic model of health. An integral focus of indigenous healing and wellness is throughout the balance and interrelationships of the physical, mental, emotional and spiritual aspects of being. अब indigenous लोग बोलते थे कि भाई physically fit हो, mentally fit हो, emotionally fit हो, spiritually fit हो। अगर चार तरीके से आप fit हो तो ही हम consider करेंगे कि भाई person fit है। अब traditional healing को ये सभी पार्ट्स के अंदर ले जाते हैं। ट्रेडिशनल हीलिंग रेफर्स टू द हेल्थ प्रैक्टिसेस, अप्रोचेस, नॉलेज एंड बिलीव्स दैट इनकॉर्पोरेट इंडिजीनियस हीलिंग एंड वेलनेस वाइल यूजिंग द सेरेमनीज, प्लांट्स, एनिमल्स और मिनरल बेस्ड मेडिसिन, एनर्जेटिक थेरेपीज और फिजिकल हैंड्स ऑन टेक्निक्स। तो जो लोग इंडिजीनियस हेल्थ प्रैक्टिसेस यूज़ कर रहे थे उन हेल्थ प्रैक्टिसेस को ट्रेडिशनल हेल्थ हीलिंग प्रैक्टिसेस के अंदर डाल दिया। करते क्या थे वो लोग, सेरेमनीज के थ्रू इलाज करते थे, प्लांट्स, एनिमल्स को यूज़ करके इलाज करते थे, मिनरल बेस्ड मेडिकेशन देते थे, एनर्जेटिक थेरेपी देते थे, फिजिकल एंड हैंड्स ऑन टेक्निक यूज़ करते थे हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए। तो इन सबको ऑल्टरनेटिव और साथ ही साथ ट्रेडिशनल हीलिंग के अंदर डाल दिया था। New government strategies are now encouraging access to health services for indigenous people that are culturally sensitive and inclusive. अब जो गवर्नमेंट है उनके जो रिफॉर्म्स हैं उन्होंने धीरे धीरे इंडिजीनियस पीपल को उनके अकॉर्डिंग ही सर्विसेज देने की ठान ली एंड अब उनको ये चीज़ें प्रोवाइड की जा रही है।
सो नाउ द हेल्थ केयर सिस्टम डिलीवरी 3 पार्ट्स में डिवाइड हो गई है. दिस इज द प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी. सबसे पहले प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर दी है. ये तरीका इन्होंने बनाया ताकि सबको बेनिफिट हो सके. In the past, most healthcare funding went to hospitals and equipment, and the focus of healthcare was to make people better after they become ill. अब पहले क्या होता था, वो तो कहते थे कि अगर लोग बीमार हो गए तो उनको बीमारी के बाद दोबारा ठीक करने के लिए ही कॉन्सेंट्रेट किया जाता था, और ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कहाँ जाता था, हॉस्पिटल्स के अंदर और इक्विपमेंट के अंदर. ठीक है जी. तो ये वहाँ पे प्राइमरीली पहले ये हो रहा था. द कैनेडियन गवर्नमेंट हैज़ रिकॉग्नाइज्ड दैट सेकेंडरी or tertiary healthcare delivery, while still important, can be shortened to prevented altogether with adequate preventive measures taken in the primary healthcare delivery stage. गवर्नमेंट ने देखा कि भाई प्राइमरी केयर के अंदर ही हम अगर काफ़ी चीज़ों को कंट्रोल कर लें, काफ़ी तरह की मेडिकल सर्विसेज दे दें, तो हम जो सेकेंडरी और टर्शरी केयर से प्रिवेंशन कर सकते हैं. वहाँ पे जो खर्चे होंगे, वहाँ पे जो प्रॉब्लम्स आएंगे, उनको हम पहले ही बचा सकते हैं. अब देखिए इनके अंदर क्या हो रहा था. प्राइमरी केयर के अंदर क्या है, where we go to seek out care for an acute medical problem or such as a broken bone or a bad cough. किसी बंदे को बहुत ज़्यादा खांसी हो गई, किसी को बुखार हो गया, किसी की कोई बोन में फ्रैक्चर हो गया, वो लोग जब जहाँ पे जाते हैं पहले किसी डॉक्टर के पास हम रीच आउट करते हैं, उसको प्राइमरी केयर बोला जाता है. अब यहाँ पे जो केयर है वो यूजुअली टेक प्लेस इन द कम्युनिटी के अंदर ही केयर होती है. प्राइमरी केयर प्रोवाइड की जाती है डॉक्टर और नर्स के द्वारा. डॉक्टर्स और नर्स ही प्रोवाइड करते हैं प्राइमरी केयर. उसके बाद आ गई जी बात सेकेंडरी केयर की. रेफरल बाय प्राइमरी केयर. अब यहाँ पे अगर केस सॉल्व नहीं हुआ तो ये रेफर कर देते हैं आगे कि भाई यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, आगे जाके इसको कर लो. ठीक है, आप सेकेंडरी केयर में जाओ, वहाँ पे क्या है, वहाँ पे स्पेशलिस्ट आ जाते हैं. सो रेफरल बाय प्राइमरी केयर प्रोवाइडेड टू अ स्पेशलिस्ट हु हैज़ मोर स्पेसिफिक एक्सपर्टीज इन द एरिया रिक्वायरमेंट ट्रीटमेंट. मतलब यहाँ पे स्पेशलाइजेशन हो गई है. तो सेकेंडरी केयर के अंदर ज़्यादा स्पेशलाइजेशन हो गई है. क्योर में टेक प्लेस इन ईदर कम्युनिटी और हॉस्पिटल. यहाँ पे हॉस्पिटल्स की बात आ गई. कम्युनिटी में अगर इलाज हो रहा है तो ठीक है, नहीं तो हॉस्पिटल में लोगों को लाया जाता है. फॉर एग्जांपल, पीपल हु हैव हार्ट प्रॉब्लम्स मे बी रेफर टू अ कार्डियोलॉजिस्ट. तो हार्ट प्रॉब्लम वाला बंदा, उसको घर पे केयर नहीं दे सकते, वो हार्ट केयर यानी कि एक्सपर्ट है जो कार्डियोलॉजिस्ट के पास आ जाता है. इसके बाद आ जाते हैं जी टर्शरी केयर, स्पेशलाइज्ड हाईली टेक्निकल लेवल हेल्थ केयर. यानी कि इससे भी ज़्यादा स्पेशलाइज्ड लेवल आ गया है ना, इसमें मोर लिख लेते हैं, मोर स्पेशलाइज्ड लेवल. तो यहाँ पे जो सर्विसेज या जो हेल्थ केयर इस लेवल पे प्राइमरी सेकेंडरी केयर पे दिया जा रहा है, इससे भी अगर पर्सन ठीक नहीं हो रहा, रिजॉल्व नहीं हो रहा इशू, तो या उनको ही टर्शरी केयर दिया जाता है. ये बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली, टेक्निकल, कॉम्प्लेक्स मेथड है हेल्थ केयर का. ठीक है, सो यहाँ पे स्पेशलाइज्ड केयर यूनिट होना चाहिए, जैसे इंटेंसिव केयर यूनिट हो गए, या फिर एडवांस्ड ट्रीटमेंट सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है. केयर यूजुअली टेक्स प्लेस इन लार्ज रिसर्च एंड टीचिंग हॉस्पिटल्स. तो जो बड़े हॉस्पिटल्स हैं जहाँ पे रिसर्च और टीचिंग दोनों हो रहे हैं, वहाँ पे ये केयर प्रोवाइड की जा रही है. बिकॉज वहाँ पे वो लोग हैं जो रिसर्चर्स हैं, जो कि एडुकेटेड लोग हैं, जो कि डॉक्टर्स हैं, जो लर्निंग एरिया के अंदर नई नई चीज़ों को लर्न करते हैं, एक्सप्लोर करते हैं, वो अवेलेबल हो जाते हैं. सो quaternary care is an extension of tertiary care. It is even more specialized and deals with experimental treatments. अब कुछ ट्रीटमेंट ऐसे हो जाते हैं, कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी हैं जिनका कोई इलाज नहीं होता, वहाँ पे जो रिसर्चर्स हैं वो क्वाटरनरी केयर के अंदर कुछ एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं कि भाई ठीक है, चलो मान लिया ये इलाज नहीं हो रहा, बट वी विल ट्राई आवर बेस्ट टू सेव यू. अगर आप ठीक हो गए तो वेल एंड गुड, पर कुछ एक्सपेरिमेंटेशन करनी पड़ेगी. सो दिस वाज ऑल द 3 टाइप्स ऑफ द हेल्थ केयर्स अवेलेबल. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. आज के लिए इतना ही इस पार्ट के अंदर. इसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट के अंदर कंटिन्यू करेंगे, नेक्स्ट पार्ट ऑफ चैप्टर 2. थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर लिसनिंग. एंड अगर आपने किसी तरह की असाइनमेंट की हेल्प चाहिए तो ये हमारा नंबर है 9463628940. यहाँ पे आप व्हाट्सएप पे कंसल्ट कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट.
तो यहाँ पे आप व्हाट्सएप पे कंसल्ट कर सकते हैं। थैंक यू एवरीवन।